तामसिक आत्माओं को नष्ट करने के बाद सभी योद्धा आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। तभी श्रुतिका ने उत्सुकता के साथ पूछा, आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र पार करने के बाद क्या हम गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे? इस पर राजकुमार योगेश ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, सैद्धांतिक रूप से हाँ। आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र पार करते ही हम द्वीप के केंद्रीय हिस्से में होंगे। वहां हमें बस श्वेत सम्राट गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार खोजने की जरूरत होगी। खैर, यात्रा के दूसरे हिस्से में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आई और सभी आसानी से आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र से निकल गए। इसके बाद उनकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य उभरा कि सभी मंत्रमुग्ध से होकर रह गए। इस वक्त उन्हें अपने सामने विभिन्न रत्नों और प्रकाश की किरणों से बनी एक ऐसी अद्भुत दुनिया दिखाई दे रही थी जो किसी परिलोक की तरह सुंदर थी। हर भवन अलग अलग रंगों से चमक रहा था और उन रंगों का मेल इतना सुंदर था कि नजर हटाना मुश्किल था। जब राजकुमारी श्रुतिका ने उस नजारे को देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान तैर गई। वो सबसे पहले आगे बढ़ी और बोली, ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। कहते हुए श्रुतिका की आंखें उन अलग अलग रंगों से चमक रही थी। रास्ते भर सभी के दिलों में भारी तनाव था, इसलिए जब उन्होंने अचानक इतना सुंदर दृश्य देखा तो सभी के भीतर एक गहरी शांति समा गई। नील भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने अपने सामने की इमारतों को ध्यान से देखा। दिव्यनाग रक्त रेखा कबीले की इमारतें बहुत ही सुंदर थी। उन इमारतों में विभिन्न रंगों के चमकदार रत्न जड़े हुए थे। वो चमकदार रत्न दिन में सूर्य की किरणों को सोख लेते थे और रात में प्रकाश की अलग अलग किरणें छोड़ते थे। हजारों सालों के बाद भी उनकी चमक ज्यों की त्यों बनी हुई थी। वास्तव में दिव्यनाग रक्त रेखा कबीले ने श्वेत सागर में एक शानदार सभ्यता का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हुए समूह ने उन इमारतों की प्रशंसा की जो मानव जाति की शैली से बिल्कुल अलग थी। दीपिका ने आह भरी और बोली, अगर हम हमेशा के लिए यहीं रह सके तो कितना अच्छा होगा। सच में हमेशा के लिए? चैतन्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम रक्त बलिदान की शक्ति को भूल गई हो? वो तुम्हें पल भर में कुचल सकती है। चैतन्य ने दीपिका को याद दिलाया, यह स्थान सामान्य लोगों के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। सिर्फ दिव्यनाग रक्त रेखा वाले ही यहां जीवित रह सकते थे। कहा तो यह भी जाता था कि दिव्यनाग कबीले के वंशज आज भी श्वेत सागर में कहीं मौजूद हैं, पर शायद ये महज एक अफवाह थी। खैर, तभी राजकुमार योगेश ने सभी की ओर देखते हुए कहा, प्रवेश द्वार यहां है, जल्दी यहां आओ। अब क्योंकि योगेश यहां पहली बार नहीं आ रहा था, इसलिए वो इस अद्भुत दृश्य का आदी हो चुका था। केवल एक नजर डालकर ही उसने सबको इशारा किया और श्वेत सम्राट गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने का संकेत दिया। नील भी उन भव्य दृश्यों को अनदेखा करते हुए तुरंत योगेश के पीछे हो लिया। नील का पूरा ध्यान सिर्फ पर्याप्त जीवन पत्थर हासिल करने पर था। श्वेत सागर में प्रवेश करने का उसका मुख्य उद्देश्य भी तो यही था और अब वो यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाने वाला था। कुछ दूर चलते ही उनके सामने एक विशालकाय संरचना उभर कर खड़ी हो गई। वो इतनी भव्य थी कि पल भर के लिए सभी ठिठक गए। वो किसी प्राचीन मंदिर के गोपुरम यानी प्रवेश द्वार जैसा दिखता था, बेहद ऊंचा, चौड़ा और रहस्यमयी। लेकिन उस गोपुरम का आकार बाकी सबसे अलग था। उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक हजारों छोटे छोटे दरवाजे बने थे। हर दरवाजा इतना संकरा था कि एक बार उसमें एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता था। उन्हें देखकर नील के मन में एक सवाल उठा, इतने दरवाजे आखिर किस लिए? और इनमें से प्रवेश द्वार कौन सा है? इस पर राजकुमार योगेश मुस्कुराया, फिर हाथ फैलाकर बोला, ये सभी प्रवेश द्वार है पार्थ भाई। हर एक दरवाजा एक प्रवेश द्वार है। दीपिका की आंखें भी चमक उठी। इतने सारे दरवाजे? मतलब प्रत्येक दरवाजा किसी अलग जगह ले जाता होगा? कभी ये दिव्यनाग रक्त रेखा कबीले का पवित्र स्थल था, अब ये खदान कहलाता है। और इसका रहस्य है कि हर दरवाजा अपने आप में एक मार्ग, एक परीक्षा है। योगेश अभी समझा ही रहा था कि अचानक गोपुरम के ऊपरी हिस्से में नीली रोशनी का एक चक्र प्रकट हुआ और अगले ही पल कुछ लोग ऊपर से सीधे नीचे गिरे। ये योद्धा भी दैवीय श्रेणी के प्रतिभाशाली योद्धा थे, जिन्होंने नील के साथ ही शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र को पार किया था। उनमें से केवल आधे योद्धा ही आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र में रुके थे। बाकियों ने सीधे आध्यात्मिक जानवर क्षेत्र से गुजरने और यहां आने का विकल्प चुना था, इसलिए वो खदान में प्रवेश करने वाला पहला समूह था।
जब नील ने देखा कि गिरते हुए उन सभी के हाथों में सुनहरी कुदालें हैं तो वो चौंक पड़ा। अरे वाह, इनकी कुदालें भी निम्न श्रेणी के पृथ्वी हथियार हैं। ये सुनकर राजकुमार योगेश हल्के से हंस पड़ा। पार्थ भाई, दिव्यनाग कबीले की खदानें साधारण नहीं है। यहाँ सामान्य धातु की कुदाल तो एक क्षण भी नहीं टिकती, इसलिए कम से कम पृथ्वी श्रेणी का हथियार जरूरी है। उसके शब्दों में चेतावनी थी और एक अनकहा रहस्य भी। ये सब सुनकर नील की उत्सुकता अब और अधिक बढ़ चुकी थी। नील की जानकारी के अनुसार कोई सामान्य खदान मिट्टी और पत्थरों से बनी होती है। ऐसे में भले ही उनमें मौजूद रत्न बहुत कठोर हों, किसी भी योद्धा के लिए उन्हें निकालना बहुत मुश्किल नहीं होता। फिर भला उन्हें पृथ्वी हथियार की आवश्यकता क्यों होगी? वहीं उन योद्धाओं के नीचे गिरने के बाद उन्होंने अपनी कुदालें उठाई और फिर से गोपुरम में बने संकरे दरवाजों की ओर चल पड़े। नील के चेहरे पर उभरती हैरानी को देखकर राजकुमार योगेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, थोड़ी देर में हर कोई समझ जाएगा कि क्या हो रहा है। चैतन्य, ललित, दीपिका, आओ और अपनी अपनी कुदाल ले लो। क्या? अब मुझे भी खुदाई करनी पड़ेगी? दीपिका ने अनिच्छा के साथ पूछा। लेकिन राजकुमार योगेश ने दीपिका की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक कुदाल निकाली और दीपिका की तरफ बढ़ा दी। अभी उन योद्धाओं के पास निम्न श्रेणी के पृथ्वी हथियार थे, लेकिन राजकुमार योगेश के पास मौजूद कुदाल एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी हथियार था। यह देखकर नील अवाक रह गया, पर तुरंत उसे चोल देवीय साम्राज्य की हथियार शोधन कला याद आई और वो बस आह भरता रह गया। तभी युवराज शाश्वत और राजकुमारी श्रुतिका ने भी अपने साथ लाए लोगों को कुदालें वितरित की। राजकुमार योगेश द्वारा दीपिका, ललित और चैतन्य को कुदाल वितरित करने के बाद केवल नील और योगेश के हाथों में ही कुदाल नहीं थी। लेकिन तभी योगेश ने हंसते हुए अपनी भंडारण अंगूठी से नीले रंग की 2 चमकदार कुदालें बाहर निकाल ली। जब नील की नजर उन कुदालों पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि वो कुदालें तो निम्न श्रेणी के आकाश हथियार थे। भले ही ये कुदालें निम्न श्रेणी के आकाश हथियार हैं, लेकिन ये कुदालें आसानी से नहीं मिलती हैं। मैंने इन कुदालों को पाने के लिए बहुत प्रयास किया है। इतना कहकर नील ने योगेश की ओर एक कुदाल उछाल दी। नील ने उस कुदाल को पकड़ने के बाद उसे 2-3 बार घुमाया, जिससे उसके चेहरे के भाव और भी अजीब हो गए। मध्य क्षेत्र में तो किसी एक आकाश हथियार को देखकर पूरा राज्य हिल जाता था, जबकि राजकुमार योगेश ने उसे एक ऐसी कुदाल में बदल दिया था जिसका इस्तेमाल वो लोग खनन के लिए कर रहे थे। पार्थ भाई, आपको इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर दैवीय साम्राज्य कुदालों पर अपनी सामग्री बर्बाद नहीं करते, लेकिन श्वेत सम्राट गुप्त क्षेत्र की खदान बहुत ही खास है। यहाँ अगर बेहतर कुदालें होंगी तो हमारा लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। ये कहते हुए योगेश गोपुरम की ओर बढ़ा और चलते चलते फिर बोला, आओ पहले मैं दिखाता हूँ। जैसे ही दरवाजे में प्रवेश करोगे तुम सीधे खदान के अंदर पहुंच जाओगे। अपनी बात खत्म करने से पहले ही राजकुमार योगेश गोपुरम के सबसे निचले हिस्से में बने दरवाजे में प्रवेश कर गया और ऐसा करते ही वो अपनी जगह से गायब हो गया। उस दृश्य को देखकर दीपिका हैरान हो गई और बोलने लगी, अरे लेकिन तुम तो अपनी बात पूरी किए बिना ही चले गए। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान था। लेकिन 10 सांसों से भी कम समय में गोपुरम के किनारे पर एक प्रकाश चक्र प्रकट हुआ और राजकुमार योगेश भी पहले के योद्धाओं की तरह नीचे गिर गया। इस समय राजकुमार योगेश के हाथ में मुट्ठी भर रत्न भी मौजूद थे। योगेश ने उन रत्नों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अग्नि स्रोत पत्थर, ये चीज बेकार है। ये कहने के बाद उसने लापरवाही से मुट्ठी भर रत्नों को एक तरफ फेंक दिया और ये देखकर नील की उत्सुकता और भी बढ़ गई। इससे पहले नील ने अपनी यादों का उपयोग करके भीतर के रहस्यों की जांच नहीं की थी। हालांकि इस समय वो इस आवेग को रोक नहीं सका। हालांकि जैसे ही उसने यादों की परतें खोली उसका दिल सन्न रह गया। प्रकृति की इच्छा में इस खदान से जुड़ी कोई भी जानकारी मौजूद नहीं थी। नील ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली। प्रकृति की इच्छा में केवल कुछ विशेष चीजों को छोड़कर इस दुनिया में मौजूद लगभग हर चीज का ज्ञान था। फिर भी वो इस खदान की उत्पत्ति के बारे में नहीं जान पाया था। आखिरकार किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचने के कारण उसने खुद ही इसकी जांच करने का फैसला किया और फिर उस कुदाल को उठाकर गोपुरम के निचले हिस्से में बने दरवाजे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो दरवाजे में दाखिल हुआ उसका शरीर अचानक नीचे की ओर गिरने लगा, लेकिन गिरते हुए जैसे ही उसने पलट कर देखा उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था। इतना बड़ा कि उसे समझ पाना मुश्किल था। हालांकि नील को पता नहीं था कि वो चीज क्या है,
लेकिन वो किसी विशालकाय पेड़ जैसा दिखता था। उस पेड़ के मुख्य तने से कई पतली शाखाएं बाहर की ओर फैली हुई थी और शाखाओं के अंत में कई पत्तियां लहरा रही थी। चाहे पेड़ का मुख्य तना हो या फिर पत्तियां, वो सभी शानदार रंगों से चमक रहे थे। उन पेड़ों का तना नीले रंग का था, मानो वो क्रिस्टल की परत में लिपटा हुआ हो। वहीं तने और पत्तों के बीच में अनगिनत कण मौजूद थे जो अलग अलग रंगों से चमक रहे थे। नील आश्चर्य से भर गया और मन ही मन सोचने लगा, ये क्या है? नील अभी विचार विमर्श कर ही रहा था कि तभी वो सीधे एक पत्ते पर गिर गया। ये पत्ते बाहर मौजूद दरवाजों की तरह ही प्रतीत हो रहे हैं। ये सोचते हुए नील ने अपना सिर उठाया और आसपास एक नजर डाली। वो गोपुरम के निचले दरवाजे से अंदर आया था और इस पेड़ के सबसे निचले पत्ते पर गिरा रहा। क्या ये रत्न इसी पेड़ में उगते हैं? इस विचार के साथ नील का दिल धड़क उठा। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वो अनगिनत रंगीन कण क्या थे। जाहिर तौर पर वो इस विशाल पेड़ में उगे हुए रत्न थे। ये सोचते हुए नील ने अपना सिर उठाया और उस पवित्र पेड़ को देखा। इस समय उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। इस दुनिया में कुछ भी इतना अजीब नहीं है। ये पेड़ शायद खुद इन रत्नों का उत्पादन नहीं करता, तो क्या ये पेड़ अपनी जड़ों के माध्यम से धरती की गहराई में मौजूद रत्नों को बाहर निकालता है? नील के पैरों के नीचे मौजूद पत्ता कई तरह के रत्नों से ढका था। हालांकि उसे अभी भी जीवन पत्थर नहीं दिखा, लेकिन जब वो यहां तक आ ही गया था तो कुछ रत्न निकालकर परखना जरूरी था। उसने कुदाल पकड़ी और पत्ते पर जोर से वार किया। तभी एक तीखी ध्वनि गूंजी, चारों दिशाओं में चिंगारियां उड़ गई और जैसे ही उसका वार पत्ते से टकराया तो उस पर अचानक एक महीन दरार उभर आई। तो क्या होगा आगे?